हाँ, तो 11th क्लास के बच्चों, ये आज आपका हिस्ट्री का बुक है। हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, मतलब द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण के रास्ते में मतलब क्या? पहले तो हम जानेंगे कि आधुनिकीकरण क्या होता है, और इस चैप्टर में आधुनिकीकरण में आपको इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य देशों पर में जो मॉडर्नेस आया, आधुनिकीकरण आया, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा चीन और जापान, दो जगहों की कहानी पढ़ाई जाएगी। इन्हीं दोनों के आधुनिकीकरण को पढ़ाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये दो ऐसे जगह हैं जहां से आप अगर तरक्की देखोगे तो एक कमाल की तरक्की हुई है। ये लोग जो विकास किए हैं वो किस तरह किए हैं, उसी से मॉडर्नाइजेशन जाना जाएगा। यानी कि आप इस चैप्टर में पढ़ते हुए देखोगे कि जापानी लोग तो अमेरिका जाते थे पढ़ने के लिए, अमेरिका से पढ़कर आए थे, फिर मॉडर्नाइजेशन जापान में कैसे और चीन में कैसे। तो कहते हैं ना कि गुरु गुर रह जाता है और चेला चीनी हो जाता है। भले ही जापानी चीनी के पास विद्याएं थी, कौन सी? कुंग फू विद्या, तो मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, सामुराई बनना, लेकिन ये लोगों ने इनको छोड़ दिया। ये गए अमेरिका, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में ये पढ़े, वहाँ के कॉलेज में पढ़े, और वहाँ से लौटकर जब आए तो अपने यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने तरक्की किया, उस तरक्की से पता चलता है कि इन्हीं के यहाँ आधुनिकीकरण हुआ, अमेरिका में नहीं। अर्थात पढ़ के आए अमेरिका से तो गुरु हुआ अमेरिका, गुरु गुरु ही रह गया और चेला चीनी हो गया। जापानी और चीनी आगे बढ़ गए। अब पढ़कर ये लोग आए अमेरिका से, लेकिन अपने यहाँ जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास किया कि उसके बाद अमेरिका वाला भी इनकी विद्या को लेकर, इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर आविष्कार करना शुरू किया और विभिन्न तरह के फैक्ट्रीज लगाने शुरू किए। तो आइए हम इन्हीं दोनों कंट्री को यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तो हम जापान को पढ़ेंगे और उसके बाद हम चीन को पढ़ेंगे, चाइना को, कि इन दोनों ने कहां से कैसे इस तरह की तरक्की किया, ऐसे अपने देश को विकास कर लिया। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग वंश का यहां सत्ता था। नन्हा सा द्वीप देश जापान था। ये एक टापू है, ये एक आइलैंड है, चारों तरफ इसके समुद्र से घिरा हुआ है। ये भूकंप क्षेत्र में आता है, सबसे ज्यादा भूकंप आता है। अगर छोटा भी सुनामी आ जाए तो मैं कहता हूं जापान को पूरा धो पोंछ के बिल्कुल ही खत्म कर देगा सुनामी, क्योंकि बचने का कहीं से कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ समुद्र है। दिन में 40 से 50 रोज यहां पर भूकंप आते हैं, कुछ ज्यादा तीव्रता वाले और कुछ कम तीव्रता वाले, लेकिन यहां पर भूकंप आते ही रहते हैं। यही नहीं, इन दोनों देशों की स्थिति विषम है। अगर चीन को ले लें तो इसका आधे से ज्यादा भाग पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इसके पास कुछ संसाधन महत्वपूर्ण है। उन संसाधनों के बल पर चीन ने अच्छी खासी तरक्की की। यही नहीं, जापान हो या चीन हो, दोनों ने गृह युद्ध को भी बहुत झेला है। अपने ही अंदर युद्ध हो जाना, जैसे चीन में, तो चीन में सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही नहीं रहते हैं, अन्य तरह के भी लोग रहते हैं, जो हम आपको बताएंगे जब चीन का पार्ट आएगा। अभी दोनों का बता रहा हूं। और जापान में भी गृह युद्ध हुआ है, वहां पर किसान और अन्य सामुराई लोगों में या फिर उद्योग धंधे करने वाले लोगों में काफी युद्ध हुआ है और गृह युद्ध का इन्होंने सामना किया है। अगर हम देखें कि गृह युद्ध करने के बाद भी इस दोनों देशों ने इतनी तरक्की कैसे की, जापान ने कितनी बड़ी बड़ी आपदा झेली है, वो आप लोग भी जानते हो। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का प्रयोग भी इसी देश में किया गया, लेकिन उसके बाद भी इस देश ने जितना ज्यादा
तरक्की किया वो आज तक आपके सामने है, दुनिया के सामने है। नैनो टेक्नोलॉजी का भी यहीं पर में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यहीं पर एक्सप्लोर किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी को, इत्यादि सभी चीजों को। यही नहीं, अगर हम इन दोनों देशों को देखें तो इन दोनों देशों ने अपने को कैसे सुदृढ़ कर लिया, किस तरीके से अखंडता के सूत्र में पिरो कर इन दोनों देशों ने अपने को मजबूत किया। अगर देखें चीन को, तो चीन ने ताइवान को 1895 1895 में, कोरिया को 1910 में अपने में मिलाते हुए एक बड़े साम्राज्य का बनाने में सफल रहा। वहीं पर अगर आप चीन को देखोगे तो चीन को कई और देशों ने भी पहले भी हराया था। कभी ये इंग्लैंड का या अन्य देशों का उपनिवेश भी हुआ करता था, लेकिन आजादी पाने के बाद ये काफी तेजी से तरक्की किया। यही नहीं, 1905 में रूसी जैसी यूरोपीय शक्ति को भी चीन ने पराजित करने में सफल हो गया था। चीन की जो प्रतिक्रिया है वो धीमी आती है। आज भी आप देखोगे भारत से या किसी भी देश से अगर मनमुटाव हो या किसी तरह का तनातनी चल रहा है तो आप चीनी प्रतिक्रिया नहीं देखोगे। चीनी प्रतिक्रिया चुप है। हमारे देश का, दुनिया के देशों का चैनल चीख चीख करके चीन पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन ये आपको कभी कोई प्रतिक्रिया देने नहीं आता है कि पूरी दुनिया की मीडिया मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही है कि मैंने ही कोरोना फैलाया या कुछ भी। इसकी हमेशा से प्रतिक्रिया जो है वो काफी धीमी रहती है। आधुनिक दुनिया का इसने सामना किया है, अपने आप को आधुनिक किया है, बिना किसी को प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए हुए इसने अपना काम जारी रखा है और आज इस हद तक पहुंच गया है। अगर देखें तो चीन में गृह युद्ध जो है 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध जीत लिया और उसके बाद शुरू होता है चीन में धीरे धीरे आर्थिक तरक्की और विकास शुरू हो जाता है। 1970 के दशक तक आते आते चीन इतना ज्यादा तरक्की कर लेता है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के फैक्ट्रियां लगाई जाती है और पूरी दुनिया में ये अपना माल बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी गृह युद्ध में जीतकर आया तो ये लोग भी पहले मुक्त बाजार नहीं अपनाए थे, अपना बंद अर्थव्यवस्था अपनाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सबसे पहले अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें, अपनी तरक्की को मजबूत कर लें तो उससे फायदा हो जाएगा और उसके बाद हम अपने बाजार को खोलेंगे, अर्थात खुली अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे। वहीं पर जापान को देखें, ये एक औद्योगिक राष्ट्र है, टेक्नोलॉजिकल देश है। ये एक से एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार यहां पर हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार यहां पर हो रहा है और उस पर काम अभी चल रहा है। 2000 स्टूडेंट को ये लगाए हुआ है, दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट को नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। 1945 तक आते आते ये सैन्य शक्ति में जापान सबसे ज्यादा मजबूत हो गया था और आप जानते ही हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, जर्मनी ने हार स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन जापान की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो अभी भी लड़ सकता था। लेकिन जब उस पर एटम बम गिरा दिया गया तब तो 2 मिनट में ही आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान लिया और फिर विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी 1945 में इसका देश शमशान बन गया, तबाह हो गया, लेकिन फिर भी किस तरीके से ये ऊपर उठा ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे और जानते जाओगे। अगर आप देखो चीन और जापान में, तो चीन और जापान में लेखन कला का विकास हुआ। आपको तो जनरल नॉलेज में पता ही होगा कि अगर कोई पूछे कि लेखन कला का विकास कहाँ पर हुआ, यानी कि तो चीन में ही हुआ था और जापान में भी कहा जाता है, क्योंकि डायमंड सूत्र नामक बुक जो है किताब सबसे पहले जापान में ही लिखा गया था। इन देशों में माना जाता है कि जो भी यहाँ पर मार्गदर्शक आए, मार्गदर्शक मतलब राजा आए, शासक आए, वो सबके सब ना राजा और शासक नहीं बने बल्कि मार्गदर्शक बने।
अपने लोगों को कैसे तरक्की कराऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं, ये सब शासक लोगों ने काम किया। और अन्य जगहों पर देखोगे शासक बन गए, ऐश करो, आराम से जिंदगी बिताओ। लेकिन नहीं, इन दोनों जगह के शासक को आज भी देखोगे और पहले भी ये मार्गदर्शक का काम करते हैं, अपने जनता को बताते हैं कि किस तरीके से आगे चल कर के आपको तरक्की मिलेगी। ये सारी बातें। यही नहीं, आप दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, यानी कि चीन में भी और जापान में भी दोनों बुद्धिस्ट ही हैं। चीन और जापान में कई बार लड़ाइयां भी हुई है और चीन और जापान बिल्कुल भारत पाकिस्तान की तरह ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसके बाद अब आते हैं हम आपको बताने के लिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जापान को पढ़ेंगे। आप लोग भी अगर इसको चैप्टर को खोलकर देखोगे तो पहले जापान की कहानी है और फिर चीन की कहानी है। तो पहले आते हैं हम परिचय देने के लिए आपको कि चीन और जापान के अगर भूगोल को देखोगे तो काफी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीप है और इसमें तरह तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। चीन इतना बड़ा देश है कि एक तरफ सूर्यास्त होता है उसी देश में, तो सूर्यास्त के टाइम दूसरी तरफ सूर्योदय हो रहा होता है। यहाँ पर में 3 प्रमुख नदियां हैं चीन में। पीली नदी यानी कि ह्वांगहो नदी, यांगत्सी नदी, इसके बाद पर्ल नदी। ये तीनों सबसे बड़ी नदियां हैं चीन की, जो चीन के अर्थव्यवस्था को संभालती है। चीन में हान वंश है। हान सबसे बड़ा जातीय समूह है और इनकी प्रमुख भाषा जो है हान लोगों का वो चीनी है, यानी कि पोतोंग हुआ है। लेकिन कई और यहाँ पर समूह के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, जैसे उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती भी यहाँ रहते हैं। कैंटनीज भी यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा चीन में खान बहुत सारा है, यानी कि अभ्रक का, मैंगनीज का, आयरन ओर का, कोयला का, यहाँ पर खान काफी ज्यादा है। यहाँ पर में सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने देश से बहुत ज्यादा ये प्यार करेंगे। अब चलते हैं जापान। जापान जो है एक द्वीप श्रृंखला है। यहाँ पर 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होसु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो, ओकिनावा। इन द्वीप श्रृंखला में इसको हम कहते हैं बहामास श्रृंखला, जो कि अक्षांश पर है। इसमें 50%, जापान में भी 50% से ज्यादा जमीन पर पहाड़ ही है, इसलिए इनके यहाँ पर खेती नहीं होती है। अगर होती भी है तो सिर्फ चावल की खेती होती है। लेकिन ये कपड़ा उत्पादक में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जापान, क्योंकि इनके यहाँ कपास तो उपजता नहीं, लेकिन ये पूरी दुनिया से कपास खरीद कर अपने यहाँ के फैक्ट्री में बनाकर और फिर बेचते हैं। इनके यहाँ पर खाने में मुख्य चावल है और मछली है, यानी कि समुद्री फूड। इसके अलावा इनके पास खाने में और कुछ नहीं है। इनके यहाँ पर सूसी मछली बहुत ही फेमस है। अब सिर्फ जापान की तरक्की की बात करेंगे। यहाँ तो दोनों की बात हुई, चीन की भी बात हुई, जापान की भी बात हुई। अब आपसे बात करेंगे हम सिर्फ जापान की। जापान को सबसे पहले समझो इसकी राजनीतिक व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन था, लेकिन 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी में आते आते ये सत्ता क्योतो के सम्राट के हाथ से निकलकर शोगुन के हाथ में आ गया। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर बैठते थे और पूरे जापान को 250 भागों में 250 पार्ट्स में बांट दिया था और वहां पर दैम्यों की व्यवस्था कर दी। दैम्यो मतलब सरदार, मंत्री कह लो, कि पूरे देश को 250 पार्ट्स में बांट दिए। जैसे कि आज लोकतंत्र में होता है कि भारत को पूरे भारत को 543 पार्ट में बांट दिया और वहां से एमपी चुन करके आएंगे। तो वहां एमपी तो उस समय में चुने नहीं जाते थे, पार्लियामेंट के मेंबर या संसद के सदस्य। तो उस समय में तोकुगावा फैमिली यानी कि शोगुन वंश के लोग
250 पार्ट में अपने अपने मंत्री सरदार रखते थे, जिससे कि वहां की सारी सूचनाएं शोगुन राजा तक पहुंचता रहेगा। 16 शताब्दी में आकर यहां पर बहुत सारे परिवर्तन की तैयारी शुरू हो गई। सरकार ने या शोगुन ने अपने देश की तरक्की के लिए विभिन्न तरह के विकास के कार्यक्रम अपनाना शुरू किया। दैम्यो की राजधानी बहुत बड़ी हो गई। 17 शताब्दी में आते आते जापान का शहर यानी कि राजधानी एदो था। एदो यानी कि आज आप जानते हो आप लोग कि जापान की राजधानी जो है वो क्योटो है, सॉरी टोक्यो है। टोक्यो का ही पुराना नाम कभी एदो कभी क्योतो ये सब रखा गया है। और एदो शहर की जनसंख्या 50,000 हो गई थी, जो उस समय का सबसे बड़ा 50,000 मतलब 50,000, जो उस समय किसी भी शहर से सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां रहती थी। और पूरी दुनिया जापान को अमीर देश समझते थे, क्योंकि ये चीन से रेशम, भारत से कपड़ा मंगाकर वस्तुएं बनाता था, कपड़ा बनाता था और पूरी दुनिया को बेचता था। खरीदने के लिए ये चांदी और सोने के सिक्के को इस्तेमाल करता था। इससे इसका अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आने लगा। अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की करने लगी। यही नहीं, इन्होंने चावल के खेती पर में भी जोर दिया और चावल की विभिन्न किस्मों का खेती किया और उस चावल को पूरी दुनिया में इन्होंने बेचा। अब देखते हैं आगे मेजी पुनर्स्थापना। देखो 1867 में आकर के मेजी वंश के नेतृत्व में जापान आ गया। पहले आपको बताया था कि ये तोकुगावा फैमिली थे। तोकुगावा परिवार के शोगुन राजा यहां राज कर रहे थे, लेकिन 1867 में आकर तोकुगावा वंश को खत्म कर दिया गया, यानी कि शोगुन खत्म, और वहां जापान की सत्ता पर मेजी राजवंश की स्थापना हो गई। मेजी राजवंश के आने के बाद जापान में माना जाता है कि सबसे ज्यादा यहां तरक्की हुआ। क्यों? क्योंकि 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से समझौते के लिए भेजा। समझौता भी हुआ, हस्ताक्षर भी हुआ। जापान और अमेरिका एक दूसरे से व्यापार करने लगे, व्यापारिक समझौते किए और पूरी दुनिया में वो व्यापार चलाने लगे और उससे काफी ज्यादा इन लोगों ने पैसा कमाया और काफी ज्यादा तरक्की किया। अमेरिका को प्रशांत महासागर के पार जापान जैसे जगह चाहिए थी, वो दोस्त चाहिए थी, व्यापारिक साझेदार चाहिए थी, जिससे कि वो भी तरक्की कर सके। पेरी जब आया तो जापानी लोगों ने उनका स्वागत किया और पेरी के साथ समझौते किया, समझौते पर हस्ताक्षर किया और फिर अपने व्यापार को तेजी दिया। शोगुन को जबरदस्ती हटा दिया था मेजी ने, और मेजी ने अपने तरीके से आधुनिकीकरण करने लगा जापान में। यही नहीं, सरकार अब यहां पर में कई तरह के पुनर्निर्माण की सिस्टम को शुरू किया। सबसे पहले सरकार ने एक नियम बनाया, मेजी सरकार ने, कि जितने भी किसान हैं उन लोगों से हथियार ले लिया जाए, और हथियार वो नहीं रख सकते, हथियार सिर्फ सामुराई ही रख सकते हैं, क्योंकि किसान और सामुराई लोगों में सबसे ज्यादा युद्ध हुआ करता था और जापान गृह युद्ध में बार बार पड़ जाता था। तो मेजी सरकार का मानना था कि देखो, जब लड़ाई होती है तो अगर हथियार होगा तो लड़ाई में यूज हो जाएगा, लेकिन हथियार अगर नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, हाथों से लड़ लेंगे, जो इतना खतरनाक नहीं होगा, मौत नहीं होगी, लेकिन हथियार रहेगा तो फिर गुस्से में लोग चला देंगे। इसलिए आज भी आप लोग जानते हो कि अगर आपको पिस्तौल या कोई गन रखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अदालत में। अदालत से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर ही आप गन रख सकते हो। वैसे क्यों नहीं रखने देते? क्योंकि देखो, इंसान है, झगड़ा लड़ाई तो हो ही जाती है, तो चलो हाथों से लड़के 2 मिनट के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उस 2 मिनट का जो गुस्सा था उसमें अगर आपके हाथ में हथियार रहे तो आप लड़ पड़ोगे। और जब देश लड़ेगा, गृह युद्ध होगा, 2 समुदाय लड़ेगा, हर व्यक्ति लड़ता ही नजर आएगा, तो उस देश में विकास कब होगा, काम कब होगा। इसलिए मेजी राजवंश ने सबसे पहले
किसानों से हथियार ले लिया। अब कोई भी किसान हथियार नहीं रख सकता, सामुराई ही सिर्फ रख सकता है। इसके अलावा राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने इस तरीके से तैयार की कि स्कूल भी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हो, दूर दूर तक हो, दूर के गांवों को भी शहर से जोड़ा जाए, छोटे छोटे गांवों में हॉस्पिटल और स्कूल बनाया जाए। क्योंकि एक बात मेजी सरकार को पता चल गई थी कि देखो, सामुराई कुंग-फू या जूडो कराटे से कोई तरक्की नहीं होने वाला। जैसे कि आज आप लोग देखते हो हमारे देश में मशरूम की तरह जिम खुले जा रहे हैं, और दुनिया जानती है कि जिम से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि दिमाग और टेक्नोलॉजी ही हमें विकास कराएगा। सामुराई कुंग-फू जूडो कराटे और जिम में बॉडी बनाकर आओगे, उससे कोई तरक्की नहीं हो जाएगी। और मेजी सरकार की ये जो नजरिया थी, वो नजरिया दूरगामी सिद्ध हुआ, उससे बहुत ही फायदा हुआ। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। मेजी सरकार ने जो भी सुधार किया, स्वास्थ्य सेवाएं दी, स्कूल बनाया, इन सब से जापान में आधुनिकीकरण आने लगा। कृषि एग्रीकल्चर से भी अच्छा प्रोडक्ट आ रहा था, उसमें भी ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। जापान में अब रेल लाइनें बिछा दी गई। 1872 में जापान में पहली रेल लाइन बिछाया गया, जो कि टोक्यो शहर से योकोहामा बंदरगाह तक था। मेजी ने एक और काम किया। पहले जो टोक्यो शहर का नाम क्योतो या एदो हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब वो टोक्यो कर दिया। और आज भी आप लोग जानते हो कि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो पहली रेल लाइन टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह तक रेल लाइन बिछा दी गई, जिससे कि व्यापार करने में सुविधा हो, जल्दी से समुद्र के किनारे माल पहुंच जाए और पूरी दुनिया में बेचने को चले जाए। इसके अलावा मेजी सरकार ने जो सबसे बड़ा चेंजिंग किया वो ये था कि वो जान गए सामुराई बनने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पश्चिम के देशों में जाओ, मतलब अमेरिका जाओ, वहां के यूनिवर्सिटी में पढ़ के आओ। क्योंकि वहां के यूनिवर्सिटी में सामुराई और कोई कुंग-फू और जूडो कराटे नहीं सीख रहे थे। वहां पर में लोग सीख रहे थे कौन सा, टेक्नोलॉजी को, साइंस को सीख रहे थे। इन सब चीजों को वो लोग सीख रहे थे। उन्हीं को चाहते थे जापान कि हम भी वही सीखें, तो निश्चित तौर से हमारा देश भी तरक्की करेगा। और यही हुआ। जापानी स्टूडेंट अमेरिका गए, वहां पढ़ाई किया। जिस प्रोफेसर से पढ़ा वो तो कोई आविष्कार नहीं कर पाया, लेकिन उसी प्रोफेसर से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जापान में आकर संसाधनों का प्रयोग करके और फिर आविष्कार पे आविष्कार करने लगा, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी करने लगा। मतलब गुरु गुरु हो गया और चेला चीनी। अब जब जापान में इतनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तो फिर वही अमेरिका यही टेक्नोलॉजी उससे मांगकर अपने यहां भी आविष्कार करने लगा। अर्थात जापान के कॉलेज में जापान के टीचरों के पास रूल्स थे, नियम्स थे, लेकिन वो आविष्कार नहीं कर पा रहे थे। आविष्कार ये जापानी लोग, जिनको लोग सामुराई, जूडो कराटे वाले, बेवकूफ, जंगली, पहाड़ी आदि मानव समझते थे, वो लोग अब आविष्कार कर रहे थे। एक से एक चीजें आ रही थी, एक से एक फैक्ट्रियों पर नए नए प्रोडक्ट आ रहे थे। यही नहीं, 1872 में जापान ने बैंकिंग व्यवस्था का भी शुरुआत कर दिया, जो सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ। इसके बाद तुरंत ही 1872 में 3.5 करोड़ जापान की जनसंख्या थी, जो 1920 में आकर 5.5 करोड़ जनसंख्या हो गई जापान की। और बड़े बड़े शहर भी यहां बनने लगे। 1935 तक आते आते बड़े शहरों में जापान की कुल जनसंख्या का 32%, 32% लोग जो है वो यहीं पर में रहने लगे थे, बड़े बड़े शहरों में। अब बड़े बड़े शहर बने, औद्योगिक शहर बने, फैक्ट्रियां लग गई। 1870 में लगभग 7 लाख मजदूर थे जापान में।
1913 तक आते आते यहाँ पर 40 लाख मजदूर हो गए थे और विभिन्न इकाइयाँ थी। यहाँ पर इतने छोटे छोटे फैक्ट्री की इकाइयाँ थी जिसमें 5 ही लोग काम करते थे, और ऐसी फैक्ट्रियाँ मतलब 5.5 लाख यानी कि 5,50,000 फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जापान में जिसमें सिर्फ 5 लाख लोग ही जिसमें सिर्फ 5 लोग ही काम करते थे, और तब भी वो अच्छे प्रोडक्ट बना रहे थे। और यही नहीं, 1920 तक आते आते दुनिया यहां पर में कारखाने, बड़े कारखानों की संख्या जापान में 2000 तक हो गया था। अब आते हैं कि कुछ गलतियां कर रहा था जापान। इतनी तरक्की, इतनी आधुनिकीकरण, लेकिन फिर भी इनसे कुछ गलतियां हो रही थी, और वो गलतियां थी आक्रामक राष्ट्रवाद। क्या थी? आक्रामक राष्ट्रवाद। देखो, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। राष्ट्रवाद का अर्थ है जब किसी देश के नागरिक अपने देश के मान सम्मान तथा विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद कभी कभी आक्रामक बन जाता है। आप अपने देश की तरक्की विकास के लिए कुछ भी करो, अच्छा है, लेकिन एक चीज नहीं करना है कि आप दूसरे देश को जीतोगे, दूसरे देश को हड़प लोगे और तब आपके देश का विकास होगा। अगर ऐसी सोच आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं आक्रामक राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यानी कि चरम राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी भी देश को तरक्की दिलाता है, लेकिन आक्रामक राष्ट्रवाद किसी भी देश को गर्त में मिला देता है, उसे नरक बना देता है। यही हुआ मेजी पुनर्स्थापना तो हुआ ही था। मेजी राजवंश नए नए तरक्की के रास्ते तो खोल ही रहे थे। इसमें सेना की भी इन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया और तय कर दिया कि 20 साल के ऊपर के जितने भी नौजवान होंगे उन सबको सेना में भर्ती होना पड़ेगा, और सेना में इन लोगों को भर्ती करने लगा। ये सेना इनकी बहुत बड़ी हो गई। इधर तो इनके पास फैक्ट्री और मजदूर थे ही, जहां एक से एक हथियारों का आविष्कार भी हो रहा था। अब जापानी कोई तलवार वाला सामुराई नहीं रह गया, हाथों से लड़ने वाला जूडो कराटे वाला ये नहीं रह गया। अब इनके पास एक बड़ी सैन्य शक्ति थी और आधुनिक मिसाइल, बम, हवाई जहाज, शिप्स, सब कुछ थे इनके पास लड़ने के लिए। और इन्होंने देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद को चला रहा है, तो हम भी क्यों ना पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को फैलाएं और अपने साम्राज्य को आधुनिकीकरण के रास्ते पे ले जाएं और अपने साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाएं। हमारे पास कम संसाधन है तो दूसरे देशों को जीत लेंगे। और जीतने का कारण था कि इनकी सैन्य शक्ति काफी मजबूत हो गई थी। यही नहीं, इन वजह से उन्होंने क्या किया कि रोजमर्रा की जिंदगी इनकी बदल गई। रोजमर्रे की जिंदगी में सैन्य क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में नए नए विकास हो रहे थे। यहाँ पर में पैतृक परिवार की व्यवस्था किया गया, जहाँ पर पिता फैसला लेगा और पिता मुखिया होगा अपने परिवार का। और इस तरीके से धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गए और आक्रामक राष्ट्रवाद के कारण ये 1914 में आकर के प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भाग ले लिया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब तक भी ये ठीक था और आधुनिकता पर इनकी विजय थी। लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वहां पर जब युद्ध में ये जर्मनी की तरफ से जापान लड़ रहा था, ऐसे में इसने सोचा कि मुझे रूस और अमेरिका पर विजय पाना है, फिर जापान इतना शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा। और यही इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने 1942 में जो है वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एंट्री भी नहीं लिया था, वो आना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, लगभग 350 एरोप्लेन के जेट फाइटर के साथ, उनके लगभग 4200 या 2500 के करीब एक ही दिन में उनकी आर्मी को मार डाला। उनके पर्ल हार्बर पर जितने भी उनके शिप्स थे सबको बर्बाद कर डाला, जितने भी उनके पास जेट फाइटर थे सबको उसने बर्बाद कर डाला।
फिर अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और फिर युद्ध काफी लंबा खिंच गया। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में चला। जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था। अंत में अमेरिका ने गुस्से में उन्होंने एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, यानी कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को उस पर उन्होंने बम गिरा दिया। उसके बाद नागासाकी और हिरोशिमा पूरा का पूरा शमशान भूमि बन गया। ना एक घास, ना एक पेड़ पौधा था, ना एक बिल्डिंग खड़ी थी। अब पता चला जापानियों को कि युद्ध की भयावहता क्या होती है, युद्ध की डरावनी सीन क्या होती है, और वो तुरंत के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान लिया। और फिर इस बात से जापानी ने बहुत कुछ सीखा। हार तो हो गई, लेकिन एक बात है कि इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद भी जापान आज भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। क्योंकि देखो, जापान ने क्या किया, हारा। हारने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया, 1945 के बाद अपनी सेना को उसने डिसमेंटल कर दिया। हमको सेना नहीं चाहिए, हम सेना लेकर क्या करेंगे, क्योंकि इस सेना ने क्या किया है, सेना ने ही हमें बर्बाद किया है। इसलिए उन्होंने बहुत ही कम संख्या में सेना रखा और आज तक वो किसी भी युद्ध में अब भाग नहीं लिया है 1945 के बाद। तो आप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हार से सीखना जरूरी था। क्योंकि कोई भी देश में जब एटम बम गिरेगा तो उसके अगले 80 साल 100 साल तक तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता, कोई विकास के काम नहीं। लेकिन फिर भी जापानियों ने अपनी मेहनत से जापान को, बिल्कुल शमशान जापान को, तबाह जापान को, आज भी आप फिर भी देख सकते हो कितना तरक्की है। नैनो टेक्नोलॉजी पर एक्सप्लोरेशन कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी में कई तरह के इसने विकास किए हैं, कई तरह के आविष्कार किए हैं। ऐसे क्रीम मलहम का आविष्कार किया है कि ऑपरेशन का निशान भी नहीं रहेगा। अब आपके पास बारी आती है कि जापान के बाद चीन की, कि चीन आखिर इतना तरक्की कैसे किया। देखो, चीन जो इतना तरक्की किया है, वो चीन की शुरुआती दौर में जाओ। शुरुआती दौर में चीन, कभी मंगोल ने इस पर आक्रमण किया, मंगोल ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके डर से इसने चीनी दीवार को खड़ा किया जिससे कि उससे बच जाऊं। बहुत सारे तरह के यहां पर में प्रॉब्लम आई, लेकिन चीन अपने आप को प्रतिक्रिया ना देते हुए धीमी रूप से अपनी तरक्की करते हुए एक नए सिस्टम का शुरू किया। इसका श्रेय जाता है यहां पर दो नेता हुए, कांग योबेल, और कांग योबेल को ही आप कह सकते हो, या फिर लियांग किचाऊ। लियांग किचाऊ सब थे, ये थे चीन के सुधारक जो 16 और 17th सेंचुरी में आकर के बहुत सारे सुधार किया और चीन को आज इस स्थिति में लेकर आ गया। चीन जो इतनी ज्यादा तरक्की है, इसके तरक्की के 3 मूल सिद्धांत हैं। वो 3 मूल सिद्धांत है सन मिन चुई। ये 3 सिद्धांत को इन्होंने नाम दिया है सन मिन चुई। ये तीनों सिद्धांत हैं राष्ट्रवाद से रिलेटेड। मतलब इसका मतलब था माचू वंश। जब यहां पर माचू वंश आया चीन में और वो शासन कर रहा था, तब यहां पर में काफी ज्यादा तरक्की किया और साम्राज्यवादियों को हटाया। इंग्लैंड का कब्जा था, उन सबको यहां से हटाया। यही नहीं, यहां पर कुछ विशेष तरह के समाज सुधारक आए और उन्होंने लोगों को जगाया, जैसे डॉक्टर सन यात सेन। आप लोग याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन, डॉक्टर सन यात सेन कौन थे? जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमारे टाइम में तो 9th 10th क्लास में ही पूछा जाता था कि डॉक्टर सन यात सेन कौन थे। उसके बाद डॉक्टर सन यात सेन चीनी सुधारक थे जिन्होंने समाज को नई विचारधारा दिया, नई सोच दी, और उन्होंने एक कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया था। कुओमिंतांग पार्टी का ये था कि सीधा सीधा लोगों को, लोग काम करें, कपड़ा, खाना, घर और परिवहन की सुविधा सब कुछ सरकार उनको देंगे, और लोगों को ये पसंद भी आया। यही नहीं, कुओमिंतांग पार्टी की जब शासन आया चीन में तो उन्होंने काफी सुधार किए थे।
जिससे कि अब उन्होंने एक बड़े लेबर मजदूर वर्ग को खड़ा कर लिया। बड़े मजदूर वर्ग, इनके पास भी 5 लाख की मजदूर वर्ग हो गया था। 1902 में आकर चीन ने अपने बीजिंग शहर में, जिसका पुराना नाम पीकिंग था, वहां पर कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय के भी स्थापना किया, जहां पर में साओ तोआफेन नामक दार्शनिक सब आए। उन्होंने अपने विचारधारा को रखा। लेकिन चीन में एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी इस टाइम में, और वो ये था कि चीन के लोग ज्यादातर नशेड़ी हो गए थे, और उससे चीनी लोगों को निकालना बहुत जरूरी था, तभी तरक्की होगा। और वो था अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। बच्चों याद रखना, आपको पेपर में आएगा अफीम युद्ध से क्या समझते हैं। तो देखो, यहां अफीम युद्ध में कोई युद्ध नहीं हुआ था। मतलब ये था कि चीन में लगभग 30% युवक जो थे वो 30 साल की उम्र में ही मर जाते थे, क्योंकि बचपन से ही वो अफीम की लत में ही जीते थे। उसी अफीम को छुड़ाने के लिए डॉक्टर सन यात सेन जैसे अन्य विचारक आए, और तब जाकर वहां पर एक आंदोलन चलाया, अफीम छोड़ो आंदोलन। तो इसी अफीम छोड़ो आंदोलन को अफीम युद्ध का नाम दिया गया है। इसमें अफीम जो इंग्लैंड या अन्य जगहों से आता था, उनको समुद्र में ही नाव पर में जला दिया गया, लोगों को समझाया गया, लोगों को नुक्कड़ नाटक करके, आंदोलन करके, घर घर जा करके विचारक और समाज सुधारक ने सबने समझाया कि नशा ही जिंदगी नहीं है, नशे से बाहर निकलो और फिर देखो जिंदगी क्या है, तरक्की क्या है। तो अफीम युद्ध को खत्म करने के बाद चीन में सुधार शुरू हुआ, क्योंकि अब चीन में लोग कम मर रहे थे, क्योंकि 30 साल की उम्र तक जाते जाते चीनी लोग 30% मर जाते थे अफीम की लत के, नशे के लत के कारण। उसके बाद आता है 1937 जापानियों ने चीन पर हमला किया और कुओमिंतांग पार्टी को पीछे हटना पड़ा। ये बहुत थका देने वाली युद्ध था। हालांकि कुओमिंतांग पार्टी बहुत अच्छा काम चीन में कर रही थी, लेकिन जापानी हमला के कारण इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और कुओमिंतांग पार्टी जो है वो संभाल नहीं पा रहे थे युद्ध को। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना तो 1921 में ही हुई थी, रूसी क्रांति के बाद ही हुई थी। लेकिन चीन में शासन चल रहा था कुओमिंतांग पार्टी की, लेकिन साम्यवादी पार्टी चाह रही थी कि किसी तरीके से कुओमिंतांग पार्टी हटे। हालांकि कुओमिंतांग पार्टी भी अच्छा काम कर रही थी, अच्छा विकास हो रहा था चीन में, लेकिन साम्यवादी पार्टी जो चीन में ही था उसको कुओमिंतांग पार्टी ऊपर ही नहीं उठने दे रहे थे। लेकिन यहां जापान से युद्ध हो गया। किससे युद्ध हो गया? जापान से युद्ध हो गया। जापान से युद्ध होने के कारण कुओमिंतांग पार्टी हारी और वो पीछे हट गई, साम्यवादी को यहां पर मौका मिल गया। तो बच्चों आज जो देख रहे हो ना, आज चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो ध्यान रखना, ये शी जिनपिंग की जो पार्टी है उनको हम साम्यवादी पार्टी ही कहते हैं। अभी चीन में साम्यवादी शासन चल रहा है। इसकी स्थापना 1921 में हुई, लेकिन ये चीनी शासन में नहीं आया था। जैसे आप लोगों के पास भी कई पार्टियां हैं, तो कुछ पार्टी शासन में आते हैं, कुछ तो नहीं आए हैं। तो वैसे ही साम्यवादी शासन में नहीं आई थी। कुओमिंतांग पार्टी के जापानी युद्ध में पीछे हटने पर मौका मिल गया साम्यवादी को, और साम्यवादी का सबसे बड़ा जो नेता था वो माओ त्से तुंग था। माओ त्से तुंग ने जब साम्यवादी पार्टी का बागडोर संभाला तो बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर आना शुरू हुआ। कम्युनिस्ट ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ की पार्टी को भी नाको चने चबा दिया था। उसकी भी कई सारे टापू को, आइलैंड को, उसके जमीन को भी हड़प लिया था, और ये अब चाहते थे कि हम एक बहुत बड़ी सेना खड़ा करें और अपनी तरक्की भी करें। 1949 से 65, अब जो आप चाइना में तरक्की देख रहे हो वो 1949 के बाद माना जाएगा। 1949 के बाद यहाँ पर सर्वहारा की तानाशाही आ गई। 1953 तक ये चला था, सर्वहारा की तानाशाही।
फिर 1958 में लंबी छलांग वाला एक आंदोलन हुआ चीन में। इस लंबी छलांग वाले आंदोलन में 1958 में अब जो कि कृषक आबादी 98% थे, यानी कि किसान चीन में 98% थे, उनको वैल्यू दिया गया। और यहाँ पर किसानों ने भी एक अपना माओ पार्टी बना लिया और किसान के लिए चीनी सरकार, साम्यवादी सरकार ने एक नया नियम बनाया कि तुम लोग चीन के लोग खेती करो और जो भी उपज होगा वो सरकार खरीद लेगी। ये तय हुआ, लेकिन इसमें टकराव जारी रहा, ये व्यवस्था चली नहीं। फिर बाद में चीनी सरकार ने तय किया कि नहीं, हम इनसे खेती नहीं करवाएंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन ही कर दो और सीधा आप लोग जैसे भी मर्जी हो उपज करो और उपज का हम सरकार को बेचो या कहीं भी बेचो, ये आपकी मर्जी है। शुरू में व्यवस्था ये थी कि किसान जो है वो खेतों पर काम करेंगे, उनको ट्रैक्टर या किसी भी चीज की व्यवस्था सरकार देंगे, बस किसानों की जो खर्चा होगा यानी कि रोटी कपड़ा मकान सब कुछ, दवाइयाँ हेल्थ सब सरकार पूरा करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था चल नहीं रही थी, किसान मतलब संतुष्ट नहीं थे। तो उसी संतुष्ट नहीं थे तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम किसान को तब फ्री छोड़ दें, तब अच्छा काम होगा। क्योंकि किसान लोग जब सरकार के अंदर थे तो वो सोचते थे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही तो मिल रहा है, हमें कार खरीदने के लिए तो पैसा नहीं मिल रहा है, हमें अपना हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इन्होंने सरकार ने भी सोचा कि बात तो सच है कि अगर इनको कार खरीदने के लिए इतने पैसा हो ही नहीं रहा है, हम तो इनकी जरूरतें ही पूरी करते हैं, तो ऐसे में क्या करूं। तो ऐसे में सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तब इनकी खेती किसान को ना आजाद कर दो, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में डाल दो कि जाओ आप अपना उपजाओ, आप हमारे हाथ बेचो, कहीं भी बेचो, आपकी जो भी आमदनी आएगी आपका हो जाएगा। और इस बीच साम्यवादी सरकार ने भी इस बात को ध्यान रखा कि हम बंद अर्थव्यवस्था में रहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था में नहीं जाएंगे। 1978 के बाद असली सुधार हुआ है चीन में। 1978 के बाद यहां पर में सांस्कृतिक बदलाव आया, कई तरह के दाव पेच खेले गए। तंग सियाओफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत कर लिया, साम्यवादी पार्टी पर। 1978 में अब आकर कई तरह के आधुनिकीकरण किया गया, जिसमें विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा था। इन चारों को प्राइवेटाइजेशन किया गया कि ये चारों चीजें प्राइवेट को छोड़ दो। वो लोगों को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो आमदनी और लाभ के लोभ में काफी अच्छा काम करेंगे। जब आप देखते ही हो कि आज हमारे भारत देश में बिजली थी ना, पहले भी एक बार खराब हो जाए तो 7 दिन में कोई आता था ठीक करने को, वो भी नहीं। लेकिन आज जब हमने बिजली को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है भारत के दिल्ली जैसे शहरों में, तो आप देखोगे कि एक बार कॉल करने की जरूरत है आपको, 1 घंटे में आप तक मदद पहुंच जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन चीनी लोग समझ गए थे कि ये बहुत जरूरी है। अगर हम प्राइवेट कर देंगे ना तो लोग अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लोभ में ना वो अपने आप अच्छा काम करेंगे, वरना वो अच्छा काम कर ही नहीं पाते। सरकार में है, रोटी कपड़ा मकान मिल ही रहे हैं तो सबके सब आलसी हो जाते हैं। इसीलिए आधुनिकीकरण कर दो, प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट करने पर आप देखोगे कि सबको पता चलता है कि अच्छा काम करूंगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगी, इस वजह से काम अच्छा होता है और देश तरक्की करता है, विकास करता है। ये बड़ा अच्छा था। 1978 में चीन ने जो ये सुधार किया वो बड़ा ही गजब की स्थिति थी और अच्छी भी थी। यही नहीं, 1978 के बाद हर तरफ जो है रोमांचकारी बदलाव आया। हर जगह मतलब चाहे सैन्य संसाधन हो, कृषि संसाधन हो, हर चीज में चीन का भंडार बढ़ने लगा। और यही नहीं, ये बड़ी तेजी से जो है तरक्की करने लगा। और आज आप देख रहे हो कि चीनी माल से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। चीनी माल से आज पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सस्ती भी है, सुविधाजनक भी है, जैसा चाहो वैसा बनाकर देंगे। और ये सब कुछ हुआ चीन के 1978 के बाद, जो उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए जो नई व्यवस्था किया, जो नया प्रक्रिया अपनाया, उस कारण।
तो आप लोग किसी को भी कहना कि आज जो चीन इतनी शक्तिशाली हो गया है उसका वजह है 1978 का बदलाव। अब आगे बढ़ते हैं इसमें ताइवान। ये ताइवान का किस्सा क्या है? दरअसल में ताइवान चीन का ही हिस्सा था। चीन साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद एक व्यक्ति था चियांग काई शेक। चियांग काई शेक पहले साम्यवादी दल में ही था, चीन में ही, लेकिन वो चाहता था जिस तरह से साम्यवादी दल नहीं चाहते थे। फिर चियांग काई शेक और चीनी साम्यवादी दल इन दोनों में लड़ाई हो गई। इन लड़ाई के बाद चियांग काई शेक ने 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में चीन से भागकर ताइवान पहुंच गया। और उस समय ताइवान चीन के कब्जे में था, लेकिन ये ताइवान पहुंचने पर इतनी बड़ी रकम थी, इतना सोना चांदी था कि उन्होंने लोगों को मिला करके और जापान को अपनी तरफ मिला करके ताइवान को चीन से अलग कर दिया और वहां पर अपनी सरकार बना ली। और आज भी आप लोग जानते हो, चीन पूरी दुनिया को कहता है ताइवान मेरा है, और वो रोज ही तैयारी करता है कि आज अटैक होगा ताइवान पर, कल अटैक होगा और हम ताइवान अपना लेकर छोड़ेंगे, ये ताइवान हमारा था। सच है कि चीन का ताइवान था। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी आधी कश्मीर जो ले रखा है पीओके, वो हम वापस लेंगे पाकिस्तान से, वैसे ही चीन भी कहता है कि हम ताइवान लेंगे। अभी 2 साल पहले भी पूरा अटैक की तैयारी हो गई थी ताइवान पर, और निश्चित तौर से ताइवान 5 मिनट भी नहीं टिकेगा चीन के सामने में। लेकिन जो ही यहाँ पर चीनी हमला करने की सोचता है ताइवान पर, कि उधर से अमेरिका का कोई ना कोई लीडर ताइवान पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हें साथ दूंगा, मैं देख लूंगा चीन को, और इस तरीके से हमला रुका हुआ है। लेकिन एक न एक दिन तो युद्ध होगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं जापान की मदद से ताइवान को अलग कर लिया, और ताइवान आज एक देश माना जाता है। उसको चीन ने अभी तक उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है, मान्यता नहीं दिया है। और लेकिन ताइवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी तरक्की किया है। आप देखोगे एक से एक टेक्नोलॉजी, कभी एक HTC मोबाइल आया था ताइवानियों ने बनाया, ताइवान ने एक से एक कार बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की तो है, लेकिन चीन पूरी तरह से सोच रहा है कि मैं ताइवान को लूँगा ही। ध्यान रखना, ताइवान के संस्थापक कौन थे? चियांग काई शेक, जो 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी लेकर चीन से भागा और इस आइलैंड पर, ताइवान आइलैंड पर आकर अपना एक नया देश शुरू किया। उसके बाद है कोरिया की कहानी। अब कोरिया में अगर जाओगे तो कोरिया में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये भी एक चीन का ही भाग था। लेकिन कोरिया में क्या हुआ कि कोरिया धीरे धीरे चीन से अलग होने लगा। चीन ने भी कहा अलग हो जाओ, लेकिन कोरिया जब अलग होने लगा तो कोरिया में भी गृह युद्ध हो गया और कोरिया 2 भागों में बंट गया, एक उत्तर कोरिया, एक साउथ कोरिया। अभी आप लोग जानते हो उत्तर कोरिया में वो किम जोंग तानाशाह है जो चीन की तरफ है, और जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका की तरफ है। जब गृह युद्ध हुआ कोरिया में तो आधे यानी कि उत्तर कोरिया को मदद दिया चीन ने, तो चीन के साथ समझौता हो गया उत्तर कोरिया का, और ये चीन की तरफ है, और साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ है। चीन की तरफ उत्तर कोरिया है लेकिन बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन साउथ कोरिया अगर अमेरिका के साथ है तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। $4.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है साउथ कोरिया की, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कोरिया ने भी आधुनिकीकरण किया और ये दोनों बंटने के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। अब धीरे धीरे जो है वो युद्ध तो खत्म हुआ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बंट गया। अब अमेरिका बार बार चाहता है कि मैं उत्तर कोरिया पर अटैक करूं, क्योंकि उत्तर कोरिया भी विभिन्न तरह के विध्वंसक हथियार बना रहे हैं किम जोंग, जो कि इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। ऐसे में
अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया पर अटैक किया जाए, लेकिन अमेरिका कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे भारत और श्रीलंका का एक संधि है ना, कि श्रीलंका पर अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो भारतीय सेना को मदद करनी ही पड़ेगी, ये संधि हो रखा है पहले से। वैसे ही चीन और उत्तर कोरिया यानी कि किम जोंग में संधि हो रखी है कि अगर उत्तर कोरिया पर किसी ने भी अटैक किया तो बिना पूछे चीनी सैनिक को मदद करनी पड़ेगी, यानी कि चीनी सैनिक भी युद्ध में उतर जाएंगे और एक तरफ अमेरिकी सैनिक। दोनों ही दुनिया की बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी सेना है। सोचो क्या हो जाएगा इस दुनिया में। इसलिए बार बार सोच करके भी अमेरिका उत्तर कोरिया पर अटैक नहीं कर पा रहा है और चीन बार बार सोच करके भी ताइवान पर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ताइवान का साथ देने अमेरिका आ जाता है। यहां पर भी उत्तर कोरिया में और दक्षिण कोरिया में भी आप जाओगे तो काफी विकास के काम हुए हैं। यहाँ पर ऊंची बिल्डिंगें देखोगे, एक से एक हथियार है। आपको तो पता है नॉर्थ कोरिया का तो नहीं, साउथ कोरिया की कई कारें हैं जो आपके पूरी दुनिया के मार्केट में घूम रहे हैं। अभी भी सबसे ज्यादा जो कारें हैं वो आपको साउथ कोरिया की बनाई हुई कारें हैं, वही बेच रहे हैं। 1963 में आकर के यहाँ पर में पार्क जुंग ही नामक नेता हुए थे, वो राष्ट्रपति बने। 1960-70 के दशक में यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग शुरू किए गए। 1972 में आकर ये बड़े उद्योग की भी स्थापना करने लगे। 1979 में आकर के साउथ कोरिया तो कारें भी बनाने लगे थे। लेकिन आप जानते हो साउथ कोरिया में अभी लोकतंत्र है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। अब कोरिया में जो लोकतंत्र है वो बार बार अच्छा नहीं है, वो कभी गिरता है कभी उठता है। इससे IMF को प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उनको इन्हें मदद करना पड़ता है उसी से जाकर। लेकिन फिर भी आप अगर जाओ और कभी सियोल शहर को देखो जो कि कोरिया में है और इसकी बनावट को देखोगे, आपके बुक में चित्र भी दिया गया, ये ऊंची हाई राइज बिल्डिंग देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये लोग भी अच्छा विकास किए हैं। तो आप लोग समझ गए, हमने आपको पढ़ाया आधुनिकीकरण के रास्ते। क्या पढ़ाया? आधुनिकीकरण के रास्ते पढ़ाए, जिसमें मैंने जापान के बारे में पढ़ाया, चीन के बारे में पढ़ाया। अब चीन के बारे में पढ़ाया तो ये ताइवान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये चीन से ही रिलेटेड है, चीन का ही ये भाग है। ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये पहले भी इन्हीं के 1905 में ये इन्हीं के कब्जे में ये सारा कुछ था। तो इसीलिए इनको जो है पढ़ाया जाना जरूरी है। ये कैसे अलग हुआ, क्योंकि मैंने आप देखो तो शुरू में बताया था, ये देखो 1905 ने 1895 को ताइवान और 1910 को कोरिया को सबको अपने में चीन ने मिला लिया था। लेकिन फिर से गड़बड़ हुआ और 1949 के बाद, कब? 1949 के बाद ताइवान और कोरिया इनसे अलग हो गया, फिर कोरिया भी दो भागों में बट गया। तो इन चीजों को आप लोग और अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और ध्यान रहे पूरे चैप्टर में से आपको 60 क्वेश्चन निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 60 क्वेश्चन निकालने हैं और उसके आंसर भी। फिर देखना ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाता है। हम लोग तो आपको समरी पढ़ाए हैं, समरी ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर में से 60 क्वेश्चंस निकाल लोगे और खुद ही आंसर भी लिखोगे तो मैं वादा करता हूं आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा और आप 100 के 100% मार्क्स ला पाओगे। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? आप लोग 60 क्वेश्चन निकाल लेना और अभ्यास का जो क्वेश्चन है, किसका? अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही करना है। उसमें तो 5-6 ही क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन अपने तरफ से निकालना है, फिर देखना कि आपका कितना अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ये सब चीन से रिलेटेड है, उसको और गहराई से स्टडी कर लेना। हमने आपको सिर्फ समरी बताई है। कैसा लगा ये आप लोग हमें कमेंट में बताना, गलतियां बताना। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।